नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आईटीसी ट्रीटमेंट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट की ट्रीटमेंट जीएसटीआर 9 और 9C में कैसे करनी है। यहाँ पे मेरे पास एक एडवाइजरी है, उसके थ्रू यहाँ पे केस स्टडी है। इसके अंदर बताया गया है कि कैसे आपको आईटीसी की ट्रीटमेंट करनी है। जीएसटीआर 9 का फॉर्म भी है मेरे पास। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा अलग अलग स्नेरियो में, रिक्लेम, रिवर्सल, मिस आईटीसी, ठीक है, कि केस में कैसे आप आईटीसी की ट्रीटमेंट करेंगे जीएसटीआर 9 के अंदर, या फिर आईटीसी लैप्स हो जाए तो कैसे करेंगे आप ट्रीटमेंट। चलिए समझेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। हालांकि ये एफएक्यू बहुत बड़ा है, लगभग 13 पेज का है, लेकिन मैंने केवल इसके अंदर आईटीसी वाला पार्ट कवर किया है। सेल की मैचिंग बहुत आसान है। सेल में डिफरेंस भी बहुत कम लोगों का आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का डिफरेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट में आता है। और सेल के ऊपर पहले से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, और पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि सेल में कैसे रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन आज का वीडियो खास है, आज की वीडियो में आईटीसी के ऊपर बात करेंगे कि अलग अलग सिनेरियो के अंदर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे आईटीसी की। यहाँ पे एक क्वेरी है और जीएसटीआर ने उसका रिप्लाई किया है कि कैसे आपको उसको रिपोर्ट करना है जीएसटीआर 9 में। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6 आईटीसी से रिलेटेड है। यहाँ बोलता है कि व्हाट इज टेबल 6A एंड विच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। टेबल 6A1 क्या है और कौन सी अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। देखो, मैं आपको ये जीएसटीआर 9 का फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको टेबल 6 पे ले चलता हूँ। दिस इज टेबल 6। यहाँ पे डिटेल जाती है आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो आपने आईटीसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अवेल किया उसकी डिटेल जाती है। और 6A1 जो है ये एक नई टेबल है, जहाँ पे बोलते हैं कि आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन फाइनेंशियल ईयर अदर देन 3 एंड आईटीसी रीक्लेम अंडर रूल 37 एंड रूल 37A। देखो, यहाँ पे जो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी, अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, चाहे वो आपका रीक्लेम हो या फर्स्ट टाइम क्लेम हो, उसकी रिपोर्टिंग आपको 6A1 में देनी होती है, ठीक है। तो 6A1 टेबल जीएसटीएन क्या बोलती है कि 6A1 टेबल जीएसटीआर 9 का 24-25 के लिए कैप्चर करेगा डाटा 23-24 का, ठीक है। मतलब 24-25 में आप 6A1 में 23-24 का अगर आईटीसी क्लेम किया आपने, चाहे वो फर्स्ट टाइम क्लेम हो चाहे वो रीक्लेम हो, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ करनी होगी। लेकिन आपका अगर रीक्लेम करंट फाइनेंशियल ईयर का है, उसकी रिपोर्टिंग 6A1 में नहीं करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे, 6H में करेंगे। अगर करंट ईयर का रीक्लेम है, ये रहा 6, टेबल नंबर 6 तो देख ही लिया आपने। यहाँ पे आ जाओ H पे, ये अमाउंट ऑफ रीक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपका रीक्लेम होगा उसकी रिपोर्टिंग आप 6H में करोगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर 23-24 का रीक्लेम 24-25 में किया है तो उसकी रिपोर्टिंग 6A1 में करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि कोई भी आईटीसी 23-24 का है जिसका क्लेम आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में किया है, उसकी रिपोर्टिंग 6A1 में जाएगी। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर का अगर रिक्लेम है तो उसकी रिपोर्टिंग 6H में करोगे। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि आईटीसी से रिलेटेड है, कि हाउ द वैल्यू ऑफ आईटीसी विल बी रिपोर्टेड इफ आईटीसी परटेनिंग टू 24-25 हैज बीन क्लेम्ड, रिवर्स एंड रिक्लेम इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। देखिए, यहाँ बोल रहे हैं कि आईटीसी की वैल्यू कैसे रिपोर्ट की जाएगी जीएसटीआर 9 के अंदर, अगर 24-25 का कोई आईटीसी क्लेम किया, रिवर्स किया और रिक्लेम कर लिया 24-25 में ही। तो देखो यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे उनका रिप्लाई है। बोलते हैं कि 6A9 जो है जीएसटीआर 9 का 6A के अंदर जो डेटा आएगा वो 3B से उठ के आएगा और 3B के टेबल 4A से उठ के आएगा। यानी 3B का 4A क्या होता है, उसमें अलग अलग तरह के आईटीसी होते हैं। आप नॉर्मल आईटीसी क्लेम करते हो, आरसीएम का आईटीसी क्लेम करते हो, अपना इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आईटीसी क्लेम करते हो, तो वो 4A5 के अंदर टोटल आ जाता है, आरसीएम का भी आ जाता है। लेकिन वो होता है ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट का मतलब बिफोर रिवर्सल। तो बोल रहे हैं कि 3B का जो 4A है, 4A का टोटल जीएसटीआर 9 के 6A में आता है ऑटो पॉपुलेट होके। देखो, ये यहाँ बोला गया है कि 3B के 4A का सम उठ के आएगा यहाँ पे, ये वाला,
तो कह रहे हैं कि ऐसे में अगर 24-25 के अंदर आपकी ये ट्रांजेक्शन हुई है कि आपने क्लेम भी किया, रिवर्जल भी किया और रीक्लेम भी किया, ठीक है, तीनों ट्रांजेक्शन है जो कि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में किया 24-25 के अंदर ही, और 24-25 से रिलेटेड ही है वो, तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ जाएगी? देखो पहले पॉइंट में बोलते हैं कि क्लेम को रिपोर्ट करना है 6B के अंदर, जो आपने क्लेम किया आईटीसी। रिवर्जल को रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 7 में। टेबल नंबर 7 ये रहा, आ जाओ टेबल नंबर 7 पे। देखो ये है टेबल नंबर 7, डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्जल एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपको आईटीसी रिवर्जल की रिक्वायरमेंट होगी, एच के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो आप अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो रिवर्जल करोगे तो टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट करोगे, 7 के एच में रिपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। क्लेम करोगे तो बोलते हैं कि भैया 6B में दिखा दो। अब रीक्लेम करेंगे तो कहाँ दिखाना है? आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है कि रीक्लेम को रिपोर्ट करना है 6H में। 6H में रीक्लेम को रिपोर्ट करना है। आ गया 6H, ये रहा, देखिए कहाँ गए, 7 है ये, 6H, 6 का H ये रहा। अमाउंट ऑफ आईटीसी रीक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो जो रीक्लेम रहेगा उसकी रिपोर्टिंग आप करोगे यहाँ पे टेबल नंबर 6H में, ठीक है। समझ में आया कि क्लेम को तो 6B में रिपोर्ट करना है, रिवर्जल को यहाँ और रीक्लेम को यहाँ, और रिवर्जल को टेबल नंबर 7H में करना है। 6H में रीक्लेम और 7H में रिवर्जल, और क्लेम 6B में, ठीक है। ऐसा क्यों करना है? और ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? क्योंकि देखो 6A जो होगा वो 3B का सम उठाएगा, तो 3B का 4A का सम जब आप लोगे तो उसमें होता क्या है, इस तरह के केसेस में आईटीसी डबल हो जाती है जब आप क्लेम करते हो, रिवर्जल करते हो और रीक्लेम करते हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब क्लेम किया तो वो टेबल नंबर 4 में ऐड हो गया, ठीक है, एक बार। फिर उसके बाद जब रीक्लेम किया तो दूसरी बार दोबारा ऐड हो गया, यानी डबल वैल्यू हो जाएगी, ट्वाइस वैल्यू हो जाएगी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया 6B में तो आप रिपोर्ट करो फर्स्ट टाइम जो क्लेम किया था, या क्लेम वाला अमाउंट रिपोर्ट कर सकते हो। सिंपल सीधी सीधी बात है, क्लेम वाला अमाउंट रिपोर्ट कर सकते हो 6B के अंदर। ये 6B है क्लेम वाला अमाउंट, रीक्लेम वाला 6H में डाल दो और रिवर्जल वाला 7H में डाल दो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहे हैं कि मिस्टर ए 100 रुपये आईजीएसटी क्लेम कर रहा है अप्रैल 24 के अंदर, और उसको रिवर्स कर रहा है अक्टूबर 24 में, क्योंकि उसने पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी एज पर रूल 37 के हिसाब से, ठीक है। फिर उसको उसने मार्च 25 में क्लेम कर लिया जब उसने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, सेम फाइनेंशियल ईयर में ही क्लेम हुआ, रिवर्जल हुआ और रीक्लेम हो गया। तो ओरिजिनली जो क्लेम किया उसको 6B में रिपोर्ट करेंगे, रिवर्जल जो किया उसको 7A में रिपोर्ट करेंगे, टेबल नंबर 7A में, क्योंकि 180 डेज वाला वहीं जाता है। फिर रीक्लेम है उसको 6H में रिपोर्ट करेंगे। क्लियर हुआ? ये था रूल 37 के हिसाब से अगर कोई रिवर्जल होके रीक्लेम हो रहा है तो। 37 का मतलब समझ के क्या हो गया? 37 का मतलब हो गया 180 डेज केस, कि अगर 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं हुई, जो आपने माल खरीदा, जीएसटी इनवॉइस लिया है, उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझो कि मिस्टर ए 100 रुपये आईजीएसटी क्लेम कर रहा है अप्रैल 24 में और रिवर्स कर रहा है उसको अप्रैल 24 में ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स उसको रिसिप्ट नहीं हुआ लेकिन इनवॉइस उसके पास आ गया। तो ऐसे में उसने 100 रुपये आईजीएसटी अप्रैल में क्लेम कर लिया, लेकिन माल उसके पास आया नहीं, तो 100 रुपये उसने अप्रैल 24 में रिवर्स भी कर दिए, ठीक है। यानी क्लेम किया और रिवर्स किया सेम मंथ में, और गुड्स जब उसके पास मई में रिसीव हुआ तो उसने मई 24 के अंदर उसको रीक्लेम कर लिया। यानी ये जो रीक्लेम है अदर देन रूल 37A है। तो ऐसे केस में कैसे रिपोर्टिंग करेंगे? ओरिजिनली जो क्लेम किया उसको 6B में, और रिवर्जल जिसको किया 7H में, और रीक्लेम जिसको किया 6H में रिपोर्ट करेंगे। 7H में क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे रूल 37 वाला नहीं है। रूल 37 वाला अगर होगा तो 7A में करेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ 7H और 7A में क्या डिफरेंस है। 7A में रूल 37 वाला आ गया, 7H में कोई और अदर रिवर्जल है वो आ जाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 7H में रख सकते हो उसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट नंबर 8, ये भी आईटीसी से रिलेटेड है। हाउ द वैल्यू ऑफ आईटीसी विल बी रिपोर्टेड इफ आईटीसी पर्टेन टू 23-24 हैज बीन क्लेम एंड रिवर्स इन 23-24 एंड रीक्लेम इन 24-25। देखो यहाँ पे सिनेरियो अलग है।
यहाँ बोल रहे हैं कि आईटीसी को कैसे रिपोर्ट करेंगे 9 में, अगर 23-24 का कोई आईटीसी क्लेम किया। कब क्लेम किया? 23-24 में। रिवर्सल किया 23-24 में, लेकिन रिक्लेम कर लिया 24-25 में। यानी क्लेम और रिवर्सल 23-24 में हुआ है, रिक्लेम 24-25 में हुआ है। तो कैसे रिपोर्टिंग करना होगा समझो। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि इस तरह के केसेस में कैसे रिपोर्टिंग करनी होगी। तो बोल रहे हैं कि आईटीसी जो कि 23-24 से रिलेटेड है, उसको अगर क्लेम और रिवर्सल सेम मंथ में किया है, मतलब सेम ईयर में किया है, और रिक्लेम 24-25 में किया है, तो उसको कैसे करेंगे। अब रिक्लेम का देखो, रिक्लेम के रीज़न बोलता है कि 37 के हिसाब का है या अदर देन 37 है। 37 मतलब समझ गए ना, 180 डेज। इसमें हमेशा दो यही क्वेश्चन बोलेगा कि रिवर्सल जो है या रिक्लेम जो है 37 का है या अदर देन 37 का है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि देखो, एनी रीज़न अदर देन 37, अगर कोई भी रीज़न के हिसाब से है, अदर देन 37 के हिसाब से, मतलब 37 के अलावा कोई भी आईटीसी है जिसका आप रिक्लेम कर रहे हो, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे। तो कह रहा है कि इस तरह की रिपोर्टिंग जो है आईटीसी, उसको आपको 6A1 में करना है। 23-24 का आईटीसी 24-25 में आपने अगर रिक्लेम किया है तो 6A1 में रिपोर्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये 6A के अंदर इंक्लूड है इसलिए। और कोई आईटीसी अगर 37 का रहता है तो उसको 6H में रिपोर्ट करेंगे। मतलब 180 डेज वाला अगर आपका है रिक्लेम अगर आप 24-25 में कर रहे हो, 23-24 का 180 डेज वाला है तो 6H में रिपोर्ट करोगे, ठीक है। और 180 डेज के अलावा कोई आईटीसी है जिसका आप रिक्लेम कर रहे हो, उसको 6A1 में रिपोर्ट करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं GSTR 9 या 9C की फाइलिंग के लिए, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आईटीसी अगर 23-24 का है, जिसको क्लेम और रिवर्स सेम फाइनेंशियल ईयर में किया, लेकिन रिक्लेम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया 24-25 में, टिल द स्पेसिफाई पीरियड 30 नवंबर तक, तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो बोल रहे हैं देखिए, अगर अदर देन 37 एंड 37A के हिसाब से आईटीसी रिक्लेम रहता है तो उसको आप तो 6A1 में दिखाएंगे GSTR 9 के, ठीक है, 24-25 में, इस तरह का अगर रिक्लेम है तो। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल बोलते हैं कि कोई भी आईटीसी 23-24 का है, क्लेम और रिवर्सल किया सेम फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन रिक्लेम किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अगर वो 37 का है या 37A का है तो उसकी रिपोर्टिंग 6H में करेंगे GSTR 9 में। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 180 दिन वाला रिक्लेम कर रहे हो ना आप अपनी रिटर्न के अंदर, तो 6H का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो करंट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और 180 डेज के अलावा कोई रिक्लेम है तो वो ऊपर वाले पॉइंट का पार्ट बनेगा, जो कि 6A1 का पार्ट है। अगला बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, 9, पॉइंट नंबर 9 की तरफ बोलता है कि हाउ द वैल्यू ऑफ आईटीसी विल बी रिपोर्टेड इफ आईटीसी परटेनिंग टू 24-25 हैज बीन क्लेम एंड रिवर्स 24-25 बट रिक्लेम इन 25-26। देखो कह रहा है कि कैसे हम आईटीसी को रिपोर्ट करें अगर मैंने 24-25 के अंदर क्लेम किया और रिवर्सल किया, लेकिन रिक्लेम कर लिया 25-26 में, तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ भी सेम वही 180 डेज वाला समझना कि 180 डेज वाला का केस अलग चलेगा और अदर देन 180 डेज है उसका केस अलग चलेगा। तो यह बोल रहे हैं कि देखो अगर 9 आप फाइल कर रहे हो तो 9 के अंदर जो 6A वाला डाटा है, सेम ऊपर वही जो बात बोली है कि 6A वाला जो डाटा है वो 3B से उठ के आता है और 3B का 4A का टोटल उठ के आता है। अब इसके अंदर आईटीसी जो आपका आ रहा होगा ना, क्लेम और रिवर्सल, क्लेम आ रहा होगा और रिवर्सल नहीं आता इसके अंदर, रिवर्सल जाता है 7H में। रिक्लेम जो किया होगा आपने वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अगर 25-26 में किया है तो 25-26 के 3B में चला जाएगा। तो रिपोर्ट कैसे करना है यहाँ बोल रहे हैं कि देखो कि आईटीसी जो आपने फर्स्ट टाइम जब क्लेम किया 24-25 में, तो 6B जो क्लेम किया वो 6B में जाएगा और जो रिवर्सल किया वो टेबल नंबर 7 में जाएगा। इस तरह के केसेस में बोल रहे हैं कि क्लेम को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है 6B में और रिवर्सल को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है टेबल नंबर 7 में, ठीक है। जो रिक्लेम है उसके लिए अलग अलग केस है, केस ए और केस बी। बोल रहे हैं कि अगर 37A और 37A के अलावा कोई रिक्लेम है, यानी 180 दिन के अलावा कोई रिक्लेम है, तो उसकी रिपोर्टिंग तो 25-26 की जो 9 फाइल करोगे ना
उसकी रिपोर्टिंग 25-26 की 6A1 में दोगे, जो 25-26 की 9 फाइल करोगे। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 13 में आपको करनी होगी। यानी 24-25 की जो 13 है, 24-25 का जो GSTR 9 है, उसका टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करना होगा कि इतना आपने रिक्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। लेकिन 6A1 के अंदर जब 25-26 का 9 करोगे तो उसके अंदर वो अमाउंट रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। और 6H में 25-26 के 6H में इस तरह के अमाउंट की रिपोर्टिंग नहीं जाएगी, क्योंकि ये अदर देन 180 डेज वाला है। अगर 180 डेज रहता तो 6H में रिपोर्टिंग जाती। अब बी वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहां बोलते हैं कि आईटीसी जो रिक्लेम किया 25-26 में वो रूल 37 वाला है, मतलब 180 डेज वाला है। उस केस में आपको जो 25-26 का GSTR 9 रहेगा उसके टेबल 6H में रिपोर्ट करनी होगी। ठीक है। 24-25 के टेबल नंबर 13 का पार्ट भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 180 डेज का कोई भी रिक्लेम रहता है तो उसे यह मान लिया जाता है कि करंट ईयर का आईटीसी क्लेम है। इसीलिए 24-25 के टेबल नंबर 13 में भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। इसकी रिपोर्टिंग हमेशा ऑलवेज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही जाएगी, जैसे कि 25-26 के 9 में ही जाएगी और टेबल नंबर 6H में जाएगी। ध्यान रखना, 6A1 25-26 के 6A1 में भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ओनली 6H में रिपोर्ट होगी 25-26 के अंदर। समझ में आया? जैसे कि 23-24 वाला केस था कि भाई 23-24 का क्लेम और रिवर्जल तो मैंने किया 23-24 में, लेकिन रिक्लेम कर लिया 24-25 में। तो यहाँ भी यही बोलता है कि अगर 180 दिन का केस है तो 6H में रिपोर्ट करो 24-25 के, और 180 दिन का केस नहीं है तो 6A1 में रिपोर्ट करो। समझ में आया? अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझो, अगर रिक्लेम आपका अदर देन 180 डेज वाला है तो ये फर्स्ट एग्जांपल उसके लिए, उसमें कैसे रिपोर्ट करोगे? तो जो ओरिजिनल क्लेम किया था वो तो 6B में चला जाएगा GSTR 9 के 24-25 में। जो रिवर्जल किया था वो 7H में चला जाएगा GSTR 9 के 24-25 में। और 8C में इसको रिपोर्ट नहीं करना, लेकिन रिक्लेम वाला अमाउंट टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करना होगा 24-25 के। और ये रिक्लेम अमाउंट जो है 6A1 में जाएगा 25-26 की 9 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में बोलते हैं ये अदर देन 180 डेज वाला था। अब बोलते हैं कि 180 डेज का केस है तो कैसे रिपोर्ट करना होगा। बोल रहे हैं कि ओरिजिनली जो क्लेम किया है वो 6B में डालोगे 9 के 24-25 में, जो रिवर्सल किया है वो 7 में डालोगे 24-25 के, ठीक है, 7A में। और जो रिक्लेम किया है उस रिक्लेम को 8C में रिपोर्ट नहीं करना और ना ही टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करना है 24-25 में। तो रिक्लेम को कहाँ रिपोर्ट करना है? कह रहा है कि 25-26 की 9 में टेबल 6H में रिपोर्ट करना है रिक्लेम, अगर 180 डेज केस वाला है तो। समझ में आया? अब इसके 12 नंबर पॉइंट पे आओ। 12 नंबर पॉइंट में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आईटीसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि जो 8A का एक्सेल है और 8A की पोर्टल की जो ऑनलाइन वैल्यू है उसमें डिफरेंस नज़र आता है। तो वो डिफरेंस किस वजह से आता है और क्या रीज़न है? तो देखो, यहाँ बोलते हैं कि 8A के एक्सेल और 8A जो ऑनलाइन आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, टेबल नंबर 8 पे आ जाओ। ये है टेबल नंबर 8। ये जो 8A है आईटीसी एज पर 2B, ये जो टेबल नंबर 8A ऑनलाइन उठ के आता है, और इसके साथ अगर आप 9 के फाइलिंग पे जाओगे, ऊपर एक टेबल 8A एक्सेल में भी जनरेट होता है ऊपर, जो डाउनलोड करते हैं। तो बोलते हैं कि दोनों में जो वैल्यू होती है उनका अगर हम टोटल करें तो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्रिएट होने का रीज़न क्या क्या होगा? या बोलते हैं कि जो ऑनलाइन वैल्यू है उसके अंदर आरसीएम की सप्लाई कवर नहीं होती। अगर कोई आरसीएम की सप्लाई है रिवर्स चार्ज, वो आपकी 8A में रिपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो 6B वाला जो अमाउंट होता है ना, जो उठ के आता है, ये उठ के आता है यहाँ पे 6B का सम जो 8A से कंपेयर करता है, तो ये आरसीएम को कंसिडर नहीं करता, इसलिए आरसीएम को कंपेयर नहीं करता। और आरसीएम को कंपेयर भी करने का रीज़न क्या होता है? कई बार आरसीएम जो रहता है 2B में नहीं आता, हम वॉलंटरली खुद से ही आरसीएम डिक्लेयर करके उस पर टैक्स पे कर देते हैं। इसलिए केवल जो इन्वॉइसेस विदाउट आरसीएम है वो टेबल 8A में आते हैं और उसी से 3B का रिकन्सिलेशन करता है 9 के अंदर। तो बोलता है कि आरसीएम वाला जो अमाउंट होगा, टेबल 8A जो ऑनलाइन वैल्यू आ रही होगी और एक्सेल में जो टेबल 8A की वैल्यू होगी, उसमें फ़र्क दिखेगा, क्योंकि आरसीएम वाले अमाउंट को
कैलकुलेट नहीं करता या उसको कंसिडर नहीं करता ऑनलाइन वैल्यू में। और कौन सी सप्लाई को नहीं दिखाता, देखो यहाँ बोल रहे हैं सेकंड वाले पॉइंट में कि कोई नॉर्मल इनवॉइस में रिपोर्ट किया था B2B के अंदर कोई इनवॉइस, और बाद में उसे अमेंडमेंट फाइल करके रिवर्स चार्ज में कर दिया, तो एक्सेल के अंदर B2B और अमेंडमेंट में वो दोनों इनवॉइस दिखेंगे, लेकिन टेबल 8A में इस तरह का इनवॉइस अपेयर नहीं होगा, इसलिए डिफरेंस बनता है। देखो आउटवर्ड सप्लाई, अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई IGST के अंदर रिपोर्ट है, बाद में उसको अमेंड करके C और GST में कर दिया, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से जो अमेंडमेंट किया प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से उस तरह के ITC एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे केस में वो ITC आपके एक्सेल में तो दिखेंगे जहाँ पे यस भी लिखा होगा कई जगह पे, लेकिन वो टेबल 8A के ऑनलाइन में काउंटर नहीं हो रहा होगा इस अमेंडमेंट की वजह से। अगला 4th नंबर पॉइंट में बोल रहे हैं कि कोई इनवॉइस 24-25 से रिलेटेड है, बाद में उसे अमेंड करके 25-26 कर दिया गया, तो एक्सेल 8A के तो B2B में सेक्शन में वो दिखेगा, लेकिन ऑनलाइन वाले में वो नहीं दिखेगा। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी आउटवर्ड सप्लाई जो कि 25-26 में था उसको अमेंड करके 24-25 में कर दिया, तो इस तरह की सप्लाई एक्सेल के 8A में भी दिखेगी और ऑनलाइन वाली वैल्यू में भी दिखेगी। इसलिए टेबल 8A के अंदर जो डाटा आ रहा होगा वो आपको डिफरेंट दिखेगा। ऐसे केस में टेबल 8A का रिकन्सिलेशन इनवॉइस वाइज करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी इनवॉइस अगर सप्लायर के द्वारा चेंज कर दिया गया उसके R1 में अप टू स्पेसिफाई पीरियड तक, तो क्या वो टेबल 8A के एक्सेल में या ऑनलाइन में दिखाएगा? यस दिखाएगा। देखो अगर कोई अमाउंट या कोई भी इनवॉइस रिपोर्ट कर R1 के अंदर अमेंड कर दिया जाता है तो उसका इफेक्ट आपको एक्सेल में, एक्सेल जो टेबल 8A का एक्सेल है उसके अंदर और ऑनलाइन में दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन इस एग्जांपल के थ्रू बता रहा है, समझना। यहाँ बोलते हैं एग्जांपल नंबर 1 में समझना कि कोई इनवॉइस 30 मार्च 25 का था, ठीक है, जो कि R1 में अप्रैल मंथ की जो R1 गई अप्रैल 25 की उसके अंदर रिपोर्ट किया, तो ये इनवॉइस आपको 24-25 की 8A एक्सेल में दिखेगा और ऑनलाइन भी दिखेगा, क्योंकि इनवॉइस की डेट 30 मार्च 25 थी, लेकिन आपने उसको अप्रैल की R1 में ऐड किया। लेकिन बाद में आपने क्या किया, सप्लायर ने उस इनवॉइस को मई 25 की R1 में उसकी डेट चेंज कर दी, डेट कर दी 30 अप्रैल 24, तो ये इनवॉइस किससे रिलेटेड हो गया 30 अप्रैल 25, तो ये इनवॉइस किससे रिलेटेड हो गया फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। तो ये टेबल 8A जो है एक्सेल में और टेबल 8A ऑनलाइन, इसके अंदर ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, 24-25 में नहीं दिखेगा, लेकिन वो टेबल 8A का जो एक्सेल है B2B में वो दिखेगा, लेकिन 8A का जो ऑनलाइन है उसके अंदर वो इनवॉइस नहीं दिखेगा। बाद में अगर आप उसको फिर से 24-25 का कर देते हो तो उस केस में दोनों जगह आपको दिखेगा, 8A एक्सेल में और 8A। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं कि GSTR1 में ओरिजिनल इनवॉइस रिपोर्ट किया जनवरी 25 में 100 रुपये GST के साथ, बाद में सप्लायर ने उसे अमेंड कर दिया 120 से फरवरी 25 के अंदर। 8A ऑनलाइन के अंदर कौन सी वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होगी? देखो बोल रहा है कि टेबल 8A ऑनलाइन के अंदर 120 रिपोर्ट होगा, लेकिन एक्सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो B2B सेक्शन में 100 रुपये और B2BA सेक्शन में 120 रुपये आपको दिखाई देगा। क्योंकि 120 कर दिया है तो फाइनल वैल्यू 8A ऑनलाइन में दिखेगी। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में समझो कि महाराष्ट्र में एक इनवॉइस इशू किया गया IGST मिस्टर बी को, जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में। R1 में इनवॉइस रिपोर्ट हुई जनवरी 25 में, वो एलिजिबल रिकॉर्ड है 24-25 का, तो 24-25 के 8A और एक्सेल और ऑनलाइन दोनों के अंदर आएगा। लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस को अमेंड करके प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर दिया, अब महाराष्ट्र कर दिया। पहले उसके अंदर दिल्ली रजिस्टर्ड था तो दिल्ली किया था, अब महाराष्ट्र कर दिया फरवरी 25 के अंदर। देयरफॉर CGST AGST लगेगा इसके अंदर, पहले IGST लग रहा था, तो रिकॉर्ड अमेंडमेंट हो गई। अमेंडमेंट होने की वजह से क्या हो गया, ITC इनएलिजिबल हो गया। तो टेबल 8A जो होगा उसके अंदर एक्सेल के अंदर B2B सेक्शन में वो शीट एलिजिबल ITC के अंदर दिखेगी और B2B के अंदर नॉन एलिजिबिलिटी में दिखेगा, ITC नॉट एलिजिबल। इसकी वजह से 8A ऑनलाइन के अंदर इस तरह की वैल्यू जो है वो अपेयर नहीं होती, क्योंकि कोई एक बार एलिजिबल है दूसरी बार नॉन एलिजिबल है, तो क्या हो गया, उसका इफेक्ट 0 हो गया, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, इफेक्ट 0। तो 8A ऑनलाइन में उस तरह के इनवॉइस नहीं आते, उस तरह के इनवॉइस कवर नहीं होंगे। ये बोल रहा है कि 14वें नंबर पॉइंट में समझना 14 में कि कोई भी इनवॉइस, सप्लायर ने कोई इनवॉइस ऐसा था 24-25 का जो कि 25-26 की R1 में दिखाया, तो टेबल 8A में कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, देखिए
कोई भी इनवॉइस ऐसा रह जाता है वो जिसको वो फर्स्ट टाइम नहीं दिखा पाया, तो फर्स्ट टाइम वो 25-26 में दिखा रहा है, तो इस तरह की आईटीसी आपकी टेबल 8 एक्सेल और टेबल 8 ऑनलाइन दोनों के अंदर दिखाई देगा। 8C क्लियर है आपको? 8C क्या होता है? 8C वैसे सब जानते होंगे लेकिन फिर भी 8C बता देता हूँ। 8C के अंदर डाटा, इस तरह का डाटा आएगा आईटीसी जिसका आपने फर्स्ट टाइम क्लेम कब लिया? 25-26 में लिया, टिल द स्पेसिफाई पीरियड, जो कि अप्रैल टू 30 नवंबर के बीच में है। यानी फर्स्ट टाइम क्लेम और मिस आईटीसी क्लेम। ऐसा नहीं कि कोई रीक्लेम वगैरह आपने लिया है तो डालना, नहीं, फर्स्ट टाइम क्लेम है या कोई मिस आईटीसी क्लेम है 24-25 का 25-26 में लिया है, उस तरह की वैल्यू 8C में जाएगी। समझ गए दोस्तों? ऐसे आपको ट्रीटमेंट करना है आरसीएम के आईटीसी का GSTR 9 के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।